नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। खबर यह है कि जिस तरह से नेपाल में हिंसक प्रदर्शन हुआ, लोग सड़कों पर आ गए, खासकर युवा सड़कों पर आ गए, हिंसा हुई, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया, प्रधानमंत्री ओली को देश छोड़कर भागना पड़ा। जिस तरह से नेपाल में यह तख्ता पलट हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, उसी तरह के तख्ता पलट की साजिश मोदी सरकार के खिलाफ भी रची जा रही है। आपने देखा होगा कि किस तरह से कांग्रेस के कुछ जो नेता हैं और ये इंडी अलायंस के भी कुछ नेता हैं, वो लोगों को नेपाल का उदाहरण देकर वो उकसा रहे हैं भारत के लोगों को, अपने समर्थकों को। अब देखिए, कहा यह जा रहा है कि नेपाल के तख्ता पलट के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ है और अमेरिका यही खेल भारत में भी खेलना चाहता है और राहुल गांधी भी इसी कोशिश में लगे हुए हैं। इसी साजिश का वो मोहरा बन चुके हैं, इसी साजिश का वो हिस्सा बन चुके हैं। ये जो वोट चोरी का उनका जो पूरा कैंपेन है, मतलब न वो इलेक्शन कमीशन की बात मानेंगे, न वो सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे, ये जो पूरा कैंपेन उन्होंने ज़बरदस्ती चलाया हुआ है, जिसमें वैसे कोई मुद्दा है ही नहीं, ये पूरा कैंपेन इसी तख्ता पलट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुरू किया गया है। वोट चोरी के नाम पर लोगों को गुमराह करके, उन्हें सड़कों पर आने के लिए उकसा करके, हिंसा करवा करके वो चाहते हैं कि भारत में तख्ता पलट करवाया जाए। यही राहुल गांधी की मंशा है, यही राहुल गांधी की साजिश है और आज मैं आपको विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा। अब आप देखिए कि इस पूरे खित्ते में, दक्षिण एशिया में, आपको एक पैटर्न दिखेगा किस तरह से तख्ता पलट हो रहा है। श्रीलंका में आप देखिए, वहाँ जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, जो आर्थिक संकट आया, उसके बाद जिस तरह की घटना वहाँ पे हुई, जिस तरह से लोग सड़कों पे आ गए, वहाँ के राष्ट्रपति को भागना पड़ा, वहाँ से प्रधानमंत्री को भागना पड़ा वहाँ से। उसके बाद आप देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ। बांग्लादेश में भी लोकतंत्र की हत्या हो रही है, चुनाव गलत हुए हैं, वोट चोरी हुआ है, ये सब बातें वहाँ पे हुई। वहाँ भी लोग सड़कों पे आ गए, हिंसक प्रदर्शन हुआ, युवा सड़कों पे आ गए। बांग्लादेश का तो पूरा एजिटेशन ही वहाँ के जो युवा हैं उन्होंने चलाया था। तो एक आप इसमें आपको एक स्क्रिप्ट दिखेगी, एक सीधा सीधा पैटर्न दिखेगा। उसी पैटर्न पे श्रीलंका में भी विद्रोह हुआ और उसी पैटर्न पे बांग्लादेश में भी विद्रोह हुआ। और आप देखिए कि वैसा ही पैटर्न आपको नेपाल में भी दिखेगा। युवा उसी तरह से सड़कों पे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है, भ्रष्टाचार है, रोजगार नहीं मिल रहा है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि शायद वो वही बात कह रहे हैं जो राहुल गांधी कहते हैं। और आप देखिए, हिंसा इतनी उग्र हो गई कि 22 लोग मारे गए और उसके बाद जो कुछ हुआ, जिस तरह से वहाँ के राष्ट्रपति को भागना पड़ा, वो अपने आप में एक अलग ही मिसाल है। अच्छा, आप ये देखिए कि नेपाल में हुआ क्या। नेपाल में ये जो सब कुछ हुआ वो तब हुआ जब सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया गया, जितने भी आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जो भी थे। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो अमेरिकी सोशल मीडिया ऐप थे उन सबों को बैन किया गया, जो चाइनीज़ थे उनको बैन नहीं किया गया। क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, ये तो चीन के बड़े खास थे ना, तो चीनी सारे ऐप को उन्होंने छोड़ दिया, अमेरिकी ऐप्स को उन्होंने बैन कर दिया और उसका खामियाजा देखिए उनको भुगतना पड़ा। अब तो उनको वहाँ से वो भाग के दुबई चले गए, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सब कुछ एक दिन में हो गया? नहीं, एक दिन में नहीं हुआ है। और ये भी नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया ऐप को बैन कर देने से इतना बड़ा प्रदर्शन हो जाएगा। नेपाल में बहुत कुछ हो रहा था पहले से और इसकी तैयारियाँ चल रही थी, ऐसे आरोप लग रहे हैं। आरोप ही नहीं लग रहे हैं, अगर आप इन चीज़ों को एनालाइज करेंगे तो आपको इसमें एक क्लियर पैटर्न दिखेगा बांग्लादेश का और श्रीलंका का। ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या जो कुछ नेपाल में हुआ है वो अमेरिका और चाइना के प्रॉक्सी वार का परिणाम है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, ओली तो चाइना के करीबी थे ना, ओली चाइना के करीबी थे और उन्होंने सारे अमेरिकी सोशल मीडिया ऐप को बैन कर दिया, चाइनीज को छोड़ दिया। तो अमेरिका ने इसका बदला लिया। अगर ये सिर्फ सोशल मीडिया ऐप की ही बात होती तो सरकार ने तो फिर उसे वापस ले लिया। उसने कहा कि ठीक है, हम सोशल मीडिया ऐप्स को बैन नहीं करेंगे। फिर भी ये प्रदर्शन चलता रहा, युवा जो है सड़कों पे आए, ये हिंसा हुई, एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जला के मार दिया, सारी आगजनी हुई, वहाँ के पार्लियामेंट में आगजनी हुई। आपने सारे विजुअल्स देखे होंगे। और नारे क्या लगे? केपी चोर देश छोड़, केपी चोर देश छोड़। केपी कौन? केपी ओली। वहाँ पे जो ओली साहब थे उनके बारे में कहा गया केपी चोर देश छोड़। ओली चोर हैं, उनको देश से बाहर जाना चाहिए, भागना चाहिए। आपको कहीं समानता दिखती है? वोट चोर गद्दी छोड़, और वहाँ के नारे लगे केपी चोर देश छोड़। तो ये इसमें पूरा एक पैटर्न है
अगर ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात होती तो जब सोशल मीडिया पर से बैन वापस ले लिया गया तो ये प्रदर्शन रुक जाने चाहिए थे, लेकिन ये रुके नहीं। इसके पीछे वही लोग थे, वही साजिशें थी जो बांग्लादेश में हुई और जो श्रीलंका में हुआ, क्योंकि तख्ता पलट करना था। अब देखिए, जब से ये केपी शर्मा ओली वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे, जुलाई 2024 में फिर से वो बने थे, तो उनकी पूरी कोशिश थी कि चाइना के साथ रिश्तों को ठीक किया जाए और अमेरिका से रिश्ते ठीक करने की उनकी कोई प्राथमिकता नहीं थी। और ध्यान रखिए, नेपाल का जो भी प्रधानमंत्री होता है वो सबसे पहले भारत के दौरे पे आता है, लेकिन ये ओली साहब सबसे पहले चीन के दौरे पे गए। तो भारत के लिए भी कोई बहुत मित्रवत थे ऐसा नहीं है, लेकिन भारत तो कभी इस तरह की कोई हरकत करता नहीं है, किसी की तख्ता पलट नहीं करवाता वो। लेकिन उन्होंने अमेरिका से भी पंगा लिया, और जब अमेरिका को ये लगा कि नेपाल बिल्कुल चीनी कैंप में चला गया है, तो अमेरिका ने वही दांव खेला जो उसने बांग्लादेश में खेला, और ये ओली साहब का ये जो तख्ता पलट हुआ, इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका के इशारे पर हुआ। अब देखिए, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक वहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू किया, मिलेनियम चैलेंज नेपाल कॉम्पैक्ट। ये एनर्जी और रोड अपग्रेड का एक प्रोजेक्ट था, जिसमें अमेरिका ने करीब 500 मिलियन यूएस डॉलर लगाया, वो एड में दिया उनको। और ये बिल्कुल जो BRI जो है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का, उसके साथ इसका क्लैश था। मतलब चीन और अमेरिका दोनों नेपाल को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब अमेरिका ने ये देखा कि भाई ये ओली तो पूरी तरह से चाइना के कैंप में है, अभी मैंने आपको बताया चाइना में जो मिलिट्री परेड हुआ था उसमें ये ओली साहब भी गए थे। तो जब अमेरिका ने ये देखा कि ये तो पूरी तरह से चाइनीज कैंप में जा चुका है और हमारे लिए खतरा बन रहा है, तो देखिए जो होना था, तख्ता पलट होना था, वो हो गया। तैयारियां तो चल ही रही थी वहाँ पे। तो इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, ये चर्चा काफ़ी जोर पकड़ चुकी है, और ये बिना किसी सब्सटेंस के है ऐसा भी नहीं है। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि जो यूएस डीप स्टेट है उसने वही हरकत की नेपाल में जो बांग्लादेश में किया, बिल्कुल वही हरकत हुई है। और कुछ लोगों का तो ये मानना है कि 100% यूएस इंजीनियर्ड, ये 100% यूएस का कारनामा है। जो कुछ भी नेपाल में हुआ है, जो भी क्रांति के नाम पे वहाँ जो कुछ हुआ है, वो सब कुछ अमेरिका का कराया धरा है। कुछ जो विशेषज्ञ उनका तो ये मानना है कि भाई अमेरिका को हमेशा अपना एक पिट्ठू चाहिए, जैसे उसको बांग्लादेश में अपना पिट्ठू चाहिए था, श्रीलंका में चाहिए था, अब पाकिस्तान में भी उसका पिट्ठू है, आसिम मुनीर तो उसका पिट्ठू ही है, वैसे उसको नेपाल में भी चाहिए था। और अब जो आगे बनेंगे वहाँ के प्रधानमंत्री, जो काठमांडू के मेयर की बातचीत हो रही है, वो बिल्कुल कौन सा वो रुख इख्तियार करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लोगों का ये कहना है कि अगला जो कोई भी होगा वो अमेरिका का ही पिट्ठू होगा, ये सारे एक्सपर्ट्स का मानना है। अच्छा देखिए, यही पैटर्न, यही चीज़ भारत में भी दोहराने की कोशिश हो रही है। अब नरेंद्र मोदी का रुतबा जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, और जिस तरह से उन्होंने ट्रंप को झुकने पर मजबूर कर दिया है, और जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, आपको मालूम होगा पहले क्वार्टर में इस वित्त वर्ष के 7.8% का ग्रोथ हुआ है, जो कि बिल्कुल अनपैरेलल्ड है, किसी दूसरे देश का इतना बड़ा ग्रोथ नहीं है। और फिच का ये कहना है, फिच ने रिवाइज किया है इस पूरे वित्त वर्ष के ग्रोथ रेट को 6.5 से बढ़ा के 6.9% कर दिया है। मतलब अर्थव्यवस्था जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है, ये ट्रंप के टैरिफ वैरिफ का कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकॉनमी बनी हुई है। आप ये कह सकते हैं कि अभी तो टैरिफ शुरू ही हुआ है, लेकिन फिच ये कह रहा है कि अगर ये टैरिफ रहता भी है तो 6.9% से ग्रोथ होगा, और भारत तब भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। अब ये जो अचीवमेंट है ना, अब भारत का जो विपक्ष है, ट्रंप साहब को जो आग लगी है वो तो है ही, लेकिन भारत का जो विपक्ष है उसको तो, उसकी जो आग लगी हुई है वो तो और बढ़ गई है, जैसे लगता है किसी ने और उसमें घी डाल दिया है। अब विपक्ष को ये लग रहा है कि भाई मोदी का इमेज जिस तरह से निखर रहा है, अब उनको चुनाव में हराना तो बिल्कुल असंभव है। और विपक्ष का लीडर कौन? राहुल गांधी। तो ये ईर्ष्या जो है तो राहुल गांधी में और भी बढ़ती जा रही है, और विपक्ष में जो बिखराव है वो साफ देखने को मिल रहा है। अभी वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भी आपने देखा होगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में किस तरह से विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगा दिया। विपक्ष को कम से कम 315 वोट मिलने की उम्मीद थी, सिर्फ 300 भी मिला, और बाकी लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे एनडीए के, उनको वोट कर दिया। तो मतलब समझिए विपक्ष में भी भयंकर फूट है। राहुल गांधी के नेतृत्व को लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और राहुल गांधी भी एक ऐसे शख्सियत हैं कि जहां उनको इस चुनाव की तैयारी करनी चाहिए थी तो पता चला कि वो मलेशिया चले गए, उनकी फोटो वहां से आ गई। तो एक तो गंभीर भी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने की उनकी इच्छा दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और वो
हार की जलन में बिल्कुल सुलगते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के हाथों जो उनकी 3 लगातार हार हुई है, उसके बाद वो बिल्कुल बौखला गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। और राहुल गांधी को अब एक ही उपाय दिख रहा है, लोगों को वोट चोरी के नाम पर भड़काकर गुमराह करके देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना, और मोदी का वैसे ही तख्ता पलट करवाना, जैसे पहले बांग्लादेश में हुआ और अभी नेपाल में हुआ है। अब देखिए, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह वो अपना मुकदमा हार चुके हैं। उसके बावजूद राहुल गांधी अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मंशा देश को गृह युद्ध में झोंक कर सत्ता परिवर्तन करवाना है। लेकिन भारत नेपाल या बांग्लादेश नहीं है। भारत के लोगों का नरेंद्र मोदी में पूरा विश्वास है। भारत के लोग ना तो ट्रंप और जॉर्ज सोरोस, इनके जैसी विदेशी ताकतों के झांसे में तो भारत के लोग कभी नहीं आएंगे। और अगर उनके झांसे में नहीं आएंगे तो क्या वो राहुल गांधी के बहकावे में आएंगे? ये तो हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी की हकीकत तो पूरा देश देख रहा है। पूरा देश देख रहा है, कोई मुद्दा ही नहीं है और रोज को मुद्दा बना रहे हैं। वो कहते हैं बहुत सारे लोगों का नाम कट गया। भाई कहाँ कट गया, उसको सामने तो ले आओ। लेकिन अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो उनकी हार हुई है, उसको भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये वोट चोरी है। अब सोचिए, राहुल गांधी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और दोनों भारत में तख्ता पलट कराने की कोशिश करवा रहे हैं। लेकिन इन दोनों के सपने कभी सच नहीं होंगे। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये डोनाल्ड ट्रंप डबल गेम खेल रहे हैं जी। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ वो रिश्ते सुधारना चाहते हैं, ट्रेड पे बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया, ट्रूथ सोशल पे, और नरेंद्र मोदी ने बाद में उसका बड़ा पॉजिटिव जवाब दिया। लेकिन उसी दिन ये भी खबर आई कि यूरोप को वो कह रहे हैं कि भाई अगर व्लादिमीर पुतिन को झुकाना है, अगर रूस को झुकाना है, तो भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ा के 100% कर दो। देखिए कैसे वो डबल गेम खेल रहे हैं मोदी के साथ, कि भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ा के 100% कर दो, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है यूरोपियन यूनियन को। और दूसरी तरफ भारत को कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं। तो ये जो डबल गेम ट्रंप खेल रहे हैं, ये भी खुल करके सामने आ गया है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि राहुल गांधी या डोनाल्ड ट्रंप दोनों के सपने कभी सच साबित नहीं होंगे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की ये जो विकास यात्रा है वो ऐसे ही बढ़ते रहेगी, और भारत में तख्ता पलट कराने का ये सपना जो ट्रंप और राहुल गांधी देख रहे हैं वो कभी साकार नहीं होगा। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।